सो स्टार्ट कर रहे हैं BM HRM बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिवीजन नोट्स। कोशिश करेंगे कि 30-40 मिनट में पूरा यूनिट रिवाइज हो जाए अच्छे से। सो इसका पार्ट 1 है बिजनेस मैनेजमेंट का BM। तो सबसे पहले आता है क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट। इसमें क्लासिकल में आ जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर, जो फोकस किया था एफिशिएंसी के ऊपर। और जो मोटा मोटी इसका जो समरी था वो फोकस करता वन बेस्ट वे टू डू ए जॉब। की कंसेप्ट टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कॉस्टिंग का इसी का है। फंक्शनल फोरमैनशिप, 8 बॉसेस या 8 सुपरवाइजर डिवाइडेड इनटू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन भी इसी ने दिया था। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल है। 14 प्रिंसिपल दिया था इन्होंने। फोकस करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। की कंसेप्ट है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दादू उस पे सोई सी। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कर करके। PO, CCC फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वीवर का। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो दिया था मैक्स वीवर, फोकस करता है फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। की कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेजर, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल सिलेक्शन, इम्पर्सनैलिटी, करियर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, हॉथरॉन स्टडीज, जिसमें 4 एक्सपेरिमेंट हुआ था, दिया था एल्टन मायो ने। ठीक है, 4 एक्सपेरिमेंट हुआ था वो चांद का रोशनी वाला। मूनलेट या लाइटिंग कंडीशन से, वर्किंग कंडीशन से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो हॉथरॉन स्टडीज या हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स एल्टन मायो का है। ट्रांजिशन यहीं से हुआ न्यू क्लासिकल थ्योरीज में, या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी इसको बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशन। की फाइंडिंग्स था सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एट वर्क मैटर मोर देन फिजिकल कंडीशंस। इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आया यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरीज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एंड सबसे बेसिक, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी दिया था एब्राहम मैस्लो ने। पहला जो बेसिक, टोटल 5 स्टेज है इसमें। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड, देन स्टीप नीड, और देन लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हार्ट्सबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन और हाइजीन, इसका 2 फैक्टर देखिए ये थ्योरी बनाया था। हाइजीन फैक्टर एक्सटेंसिक होता है, सैलरी, कंपनी का पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन बट डोंट मोटिवेट। डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, लेकिन मोटिवेशनल चीज़ इसमें नहीं है, हाइजीन का चीज़ है। ठीक है, जो अंदर से, ठीक है चलो सैलरी मिल रहा है तो काम करते हैं, बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेटर्स या मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक, जो अंदर से आता है, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ। ठीक है, ये सब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। तो हार्ट्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ऑब्वियसली नाम में ही पता है हार्ट्सबर्ग, तो हार्ट्सबर्ग ने दिया था। और हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर इसमें आता है। फिर है मैकग्रेगर्स का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, सबसे फेमस है। मैकग्रेगर ने दिया था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में एम्प्लॉइज आर इनहेरेंटली लेजी, डिसलाइक वर्क एंड नीड कोएर्सन। थ्योरी एक्स कहता है कि एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लेजी है, काम करने का इच्छा नहीं होता है, काम को पसंद भी नहीं करते, और झगड़ा वगैरह में या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह में ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन थ्योरी वाई बोलता है कि एम्प्लॉइज आर सेल्फ मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद ही क्रिएटिव होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना जानते हैं। तो ये दोनों, जो थ्योरी एक्स मतलब नेगेटिव चीज़ का बात करता है, थ्योरी वाई पॉजिटिव चीज़ का बात करता है, तो दोनों को कंबाइंड करके ये मैकग्रेगर का थ्योरी आया। नेक्स्ट है ओचीज थ्योरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी देख लेते हैं। जैसे ये ब्लेंड किया अमेरिकन एंड जापानीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, होलिस्टिक कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट देने से परफॉर्मेंस बढ़ेगा। एक्स इंस्ट्रूमेंटलिटी, परफॉर्मेंस देने से रिवॉर्ड। ठीक है, इनटू बैलेंस, ये एक चीज़ है, ये बस ध्यान रखना है कि ब्रूम में मोटिवेशन, एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, इनटू बैलेंस, ये सब वर्ड्स आता है, तो ये ब्रूम का है। मैकक्लेंस 3 नीड्स
थ्योरी 3 नीड का बात किया है कि नीड्स आर रिक्वायर्ड ओवर टाइम, समय के साथ साथ नीड्स को एक्वायर किया जाता है। तो एन एक् अचीवमेंट, एन एफ अफिलिएशन एंड एन पावर पावर के लिए। एक ईआरजी थ्योरी भी, एग्जिस्टेंस, रिलेटनेस, ग्रोथ, ठीक है। तो ये एल डर्फर का है, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ के बारे में बात किया था, बिहेवियर वाइज, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट देख लेना ठीक रहेगा कि ईआरजी थ्योरी कौन दिया था, एल डर्फर। नेक्स्ट है लीडरशिप थ्योरीज और उसका फ्रेमवर्क, जैसे मिकिगन जॉब सेंटर्ड वर्सेस एम्प्लॉय सेंटर्ड वाला चीज़, ओहियो स्टेट स्टडीज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वर्सेस कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजेरियल ग्रिड, ब्लैक एंड माउटन माउटन ठीक है, ब्लैक एंड माउटन ने दिया था मैनेजेरियल ग्रिड का थ्योरी। इवेलुएट करता है लीडर्स को बेस्ड ऑन कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। 2 एक्सिस होता है इसमें, ठीक है, ऐसे करके रहता है ये जो होता है, ये मिडिल वाला पार्ट है 5,5 5, हाँ। फिर एक तरफ होता है 1,9, जैसे यहाँ है 1,1, 9,1, 1,9, 5,5, 9,9। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे एक्सट्रीम और सबसे एफिशिएंट और मोस्ट इफेक्टिव जो ग्रिड का लाइन है वो है 9,9, ठीक है। दोनों में ही फुल सेटिस्फाइड या फुल पोटेंशियल के साथ काम हो रहा है। तो डिस्कस कर देते हैं। 1,1 है तो मतलब इम्पोवरिस्ट बोलेंगे उसको, जहाँ पर पीपल लो है, प्रोडक्शन भी लो है। 9,1 है तो ऑथोरिटी कंप्लायंस टैक्स की, पीपल लो है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। कंट्री क्लब 1,9 में पीपल हाई है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। मिडिल ऑफ द रोड मतलब मीडियम फोकस ऑन बोथ, तो ये 5,5। और सबसे एक्सट्रीम टीम मैनेजमेंट, हाई पीपल हाई प्रोडक्शन, मोस्ट इफेक्टिव आता है 9,9 में। तो 1,1 में इम्पोवरिस्ट लो पीपल लो प्रोडक्शन, 9,1 में ऑथोरिटी कंप्लायंस टास्क मतलब लो पीपल हाई प्रोडक्शन। देन आता है 1,9 कंट्री क्लब मतलब हाई पीपल लो प्रोडक्शन। फिर आता है मिडिल, ठीक है, मतलब ओके ओके, दोनों बराबर। 9,9 में दोनों ही ऊपर की ओर। नेक्स्ट है फीडलर्स कंटिजेंसी मॉडल, मैच करता है लीडरशिप स्टाइल टू सिचुएशनल फेवरेबल यूजिंग द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। हाई एलपीसी इक्वल टू रिलेशनशिप ओरिएंटेड, अगर ज़्यादा एलपीसी हाई है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल अगर हाई है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और लो है तो टास्क ओरिएंटेड। हर्शी एंड ब्लैंकर्ड्स सिचुएशनल मॉडल, लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉई मैच्योरिटी, रेडीनेस, एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, ठीक है। जो लीडरशिप जो है डिपेंड करता है, लीडरशिप का स्टाइल डिपेंड करता है एम्प्लॉय का मैच्योरिटी के ऊपर, रेडीनेस के ऊपर, उसका एबिलिटी प्लस विलिंगनेस के ऊपर। तो स्टाइल S1 मतलब टेलिंग, S2 मतलब सेलिंग, S3 मतलब पार्टिसिपेटिंग, S4 मतलब डेलीगेटिंग। S1 S2 S3 S4, इससे पहले हम S1 S2 S3 S4 रेलवे ट्रेन का, हाँ, रेलवे में ट्रेन का कोच में देखे थे। उसके बाद यहाँ खैर, की मैनेजमेंट कंसेप्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ए मैनेजर कैन एफिशिएंटली मैनेज, जितना नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट को एक साथ एक मैनेजर मैनेज कर सकता है उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। टाइप है नैरो, ठीक है। रिजल्ट इन टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वाइड भी होता है जिसको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। डेलीगेशन मतलब होता है टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, कैन नॉट डेलीगेट अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू लोएस्ट लेवल, ठीक है, मतलब यहाँ बांट दे रहे हैं। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पार्ट 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कुछ कोर HRM का फंक्शन है और डेफिनेशन है जो मीनिंग पता होना चाहिए। जॉब एनालिसिस, ठीक है, द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेटा अबाउट ए स्पेसिफिक जॉब। जॉब एनालिसिस मतलब जो काम करने जा रहे हैं हम,
वो किस चीज़ से रिलेटेड है, स्पेसिफिक जॉब उसके बारे में पता करना। इट प्रोड्यूसेस टू डिस्ट्रिक्ट आउटपुट, ठीक है। जॉब एनालिसिस भी एक हो जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन है फोकस करता है जॉब इटसेल्फ, मतलब जॉब टाइटल, उसका ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या उठाना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशंस क्या है, टूल्स कौन सा यूज़ होता है। देन जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस करता है जॉब होल्डर के ऊपर कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, एजुकेशन एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कोई ट्रेड रिक्वायर्ड या कोई फर्दर अलग से डिग्री या कोई शॉर्ट टर्म का कोई कोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट, जिसको पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग a pool of capable applicants, रिक्रूटमेंट हो गया। स्क्रीनिंग एंड चूजिंग द राइट कैंडिडेट बाय द एलिमिनेटिंग अनसुटेबल एप्लीकेंट, सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। एक मिनट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्लानिंग मतलब आइडेंटिफाई द वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट्स। देन आ जाता है स्ट्रेटेजी, डिसाइड सोर्सेस, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है। सर्च करो पोस्ट जॉब्स एंड अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स, देन स्क्रीनिंग, फिल्टर आउट इनवैलिड और अनक्वालिफाइड रेज्यूमेज, देन इवेलुएशन, चेकिंग द कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्राइव। ठीक है, तो आ गया पहले प्लानिंग, देन आ गया स्ट्रेटेजी, देन आ गया सर्चिंग, देन आ गया स्क्रीनिंग, देन आ गया इवेलुएशन। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। देन सिलेक्शन प्रोसेस, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इनिशियल एलिमिनेशन ऑफ ऑब्वियसली अनफिट कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब इनिशियली जो है पहले छाट दिया जाएगा इसमें। देन एप्लीकेशन ब्लैंक, स्टैंडर्डाइज फॉर्म गैदरिंग डिटेल्ड कैंडिडेट बायोडाटा। ठीक है, मतलब गैदर किया जा रहा है जो छाट के आया हुआ है एप्लीकेशंस, उसमें से कैंडिडेट का बायोडाटा कलेक्ट करना। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है कि मैथ कैसा है, दिमाग कैसा लगाता है वो लोग, पर्सनालिटी कैसा है। इंटरव्यूज़ लिया जाता है बिहेवियर कैसा है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील कर रहा है। फिर एक कोर इंटरव्यू इन डेप्थ फेस टू फेस असेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है ये इंटरव्यू। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री ऐसे करके क्लियर करना पड़ता है। रेफरेंस चेक, वेरीफाइंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वेरीफाई होता है, पास्ट का क्या हिस्ट्री था, वो नौकरी क्यों छोड़ा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन किया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन, फाइनल चॉइस किया जाता है, फाइनल मेरिट निकलता है फॉर द राइट, फॉर फाइनल चॉइस ऑफ द राइट कैंडिडेट। मेडिकल एग्जाम किया जाता है, फिजिकल फिटनेस क्लियरेंस, फिर जॉब ऑफर, इशूइंग द फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर। तो इसमें आ गया पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर मोटा मोटी अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्ज़ाम एंड लास्ट में जॉब ऑफर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे। दिल ने दिल ने ये कहा है दिल से, ও বলো চাও না তুমি চাঁদ না কি তারা বলো কিছু বলো, শর্মা জোরে দিয়ে ঢাকা আকাশে জোছনা ভরে আলো, কি করে বলি তোমাকে আমি সবই লাগে ভালো, তুমি যে সাথে আর কি সাথে রইতে চাই বলো। ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, रिएक्टिव फोकस, एम्ड एट इम्प्रूविंग इमीडिएट परफॉर्मेंस। इमीडिएट परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है इन द करंट जॉब, प्राइमरीली ऑफ ऑपरेशनल या टेक्निकल स्टाफ में के केस में। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है, करियर ओरिएंटेड होता है, प्रोएक्टिव फोकस होता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए होलिस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग। प्राइमरी होता है ये मैनेजरियल कैडरेस, मतलब लॉन्ग टर्म पोस्ट के लिए। इवेलुएशन फ्रेमवर्क, किर्क
पैट्रिक्स 4 लेवल रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर रिजल्ट। ठीक है, तो RLBR। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल, रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जो मॉडर्न है वो BARS बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। combines narrative critical incidents with quantified ratings, 360 degree appraisal, multi source feedback from supervisor, peer, subordinate, customer। तो इजी है। नेक्स्ट थोड़ा बात करते हैं MBO के बारे में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स दिया था पीटर ड्रकर ने। किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने दिया था MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जॉइंट गोल सेटिंग बिटवीन सुपरवाइजर एम्प्लॉई, इवेलुएटेड बेस्ड ऑन रिजल्ट। कॉमन एरर्स इसमें आता है, जैसे हेलो इफेक्ट, वन पॉजिटिव ट्रेड स्क्यूज द होल इवेलुएशन। हॉर्न इफेक्ट, वन नेगेटिव ट्रेड स्क्यूज इवेलुएशन। मतलब वन पॉजिटिव ट्रेड जो है वो पूरा इवेलुएशन को ही अपने तरफ मोड़ लेता है कि चलो वो 10 गलत दिया लेकिन एक तो ऐसा आंसर दिया कि सब माफ। हॉर्न इफेक्ट मतलब वो 10 सही दिया लेकिन एक ऐसा नेगेटिव आंसर दिया कि उसका कैंसिल ही हो गया पूरा। ठीक है। लीनियंसी, स्टिकनेट, बायस, सेंट्रल टेंडेंसी, रेटिंग एवरीवन एज एवरेज। ठीक है, मतलब मेरा ही माने कि हम किसी को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, मार्क्स कम देना चाहते हैं। कॉम्पेंसेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, IR। जॉब इवेलुएशन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेब्लिश ए फेयर पे स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब फोकस किया जाता है जॉब के ऊपर, ये नहीं कि कौन इंसान उस काम को कर रहा है, कि जॉब डन हो रहा है कि नहीं। मेथड क्वांटिटेटिव भी हो सकता है वर्सेस क्वालिटेटिव, या फिर नॉन क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव में पॉइंट मेथड, फैक्टर कंपैरिजन। क्वालिटेटिव में रैंकिंग, जॉब क्वालिफिकेशन। अप्रोच है कुछ यूनिटरी अप्रोच, प्लूरल प्लूरलिस्ट अप्रोच। यूनिटरी में कि आइडियोलॉजी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज अननेसेसरी और डिस्ट्रक्टिव। प्लूरलिस्ट में है ऑर्गेनाइजेशन इज ए कोलिशन ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ग्रुप। कन्फ्लिक्ट मतलब ये झगड़ा झपाटी वाला है, और यहाँ पर शेयर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का चर्चा नहीं होता है। रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। मार्क्सिस्ट या रेडिकल अप्रोच, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिएट्स इनहेरेंट क्लास कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट इज स्ट्रक्चर रियलिटी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो मोटा मोटी यहाँ तक। नेक्स्ट एक चार्ट है यहाँ पर टेबल का, जिसमें सब ईयर्स वगैरह दिया है, कौन उसको दिया था। तो वह थोड़ा इसको लुक ओवर करेंगे एंड फिर सेशन को समाप्त करेंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पर थ्योरी का नाम है, कौन दिया था, किस साल में दिया था, मेन फोकस क्या है। तो साइंटिफिक वाला तो जानते हैं, FW टेलर ने दिया था 1909 1911 के आसपास। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिया है 1916 के आसपास। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया मैक्स वीवर ने 1922 के आसपास। हॉथरॉन स्टडी या ह्यूमन रिलेशन दिया था एल्टन मायो ने 1924 से 32 के आसपास। मतलब ये थोड़ा लंबा पीरियड का था, कि ये काफ़ी देर चला था ये वाला एक्सपेरिमेंट, ईयर्स आफ्टर ईयर्स। हायरार्की थ्योरी नीड व मोटिवेशन वाला अब्राहम मैस्लो दिया था 1943 के आसपास। टू फैक्टर मोटिवेशन हाइजन वाला फ्रेडरिक हार्ट्सबर्ग दिया था 1959 में। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दिया था डॉगलस मैकग्रेकर 1960 में। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया था विक्टर ब्रूम 1964 में। TRG थ्योरी दिया था क्लेटन एल्डरफर ने 1969 में। थ्री नीड्स थ्योरी एक्वायर्ड नीड्स दिया था डेविड मैककेलैंड ने 1961 में। थ्योरी सेट दिया था विलियम ओची ने 1981 में। मैनेजरियल ग्रिड दिया था ब्लैक एंड मॉर्टन 1964 में। कंटेंजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप दिया था फ्रेड फिडलर 1964 से 67 तक। ठीक है, तो आई थिंक आया थोड़ा सा और नीचे। देन सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी दिया था हार्शी एंड ब्लैंकर्ड ने 1969 में। MBO दिया था पीटर ड्रकर ने 1964 में। तो इसी के साथ हम लोग का पूरा, मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस फाइनेंस से लेकर के
बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम तक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जर्नी रहा है ये। 1.5 महीना लगभग लग गया मेरे को 10 यूनिट कंप्लीट करने में। सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता नहीं है, बट इट्स माई इंटरनल फीलिंग दैट at this current point of time, after investing such amount of dedication, hard work, late nights, late night work, the all efforts I had done for clearing my June 26 attempt, I want very much. Uh, in fact, if I clear my net in this attempt, so this marathon would be my one of the best output being a teacher as well as a student. Emotional, technical, and humanistic elements are inside me. All of emotions, all of hard works are flowing into my mind at current point of time that I had completed this. Simultaneously, I am also working for paper one, लेकिन उसका कोई मैराथन आने वाला नहीं है, वो हम खुद ही करेंगे. So basic to advance, more or less, and ultimate conclusion is that कि हम लोग का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है. अब जो एक चीज़ और चाहिए हमको, प्रैक्टिस, और सबसे बड़ा चीज़ लक. सो अगर कोई भी ये देख रहा है, किसी को भी ज़रा सा भी हेल्प हुआ हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. एंड थैंक यू सो मच. देन मिलते हैं फिर. पता नहीं, होप सो इट वुड बी पॉजिटिव.